हेलो एंड वेलकम टू यूजीसी नेट लिटरेरी स्फीयर। सो गाइज, आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रिटिश लिटरेचर में जितने भी किंग्स एंड क्वींस हुए हैं उन सबको आज हम डिस्कस करेंगे, उनका टाइम पीरियड डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ वो जो किंग और क्वींस थे वो किस टाइम पीरियड से बिलोंग करते थे, इसके अलावा कौन सा किंग किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था। बिकॉज हमारे पास काफ़ी सारी डायनेस्टीज़ हैं, जैसे ट्यूडर डायनेस्टी हो गई, स्टुअर्ट डायनेस्टी होगी, तो लोगों को इन चीज़ों में बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है। तो आज हम इन्हीं सभी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जो भी लोग इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं या इंग्लिश लिटरेचर के फील्ड में कोई भी एग्ज़ाम आगे वो देना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, क्योंकि यहाँ से आपका जो ब्रिटिश लिटरेचर है, ब्रिटिश लिटरेचर का एक बेस क्लियर हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि किस तरह जो पीरियड्स हैं, एजेस हैं, उनको डिवाइड किया गया है, कौन कौन से मोनार्क उनमें आए थे और कौन कौन सी डायनेस्टी से वो बिलोंग करते थे। डायनेस्टी बेसिकली कि किस फैमिली से बेसिकली वो बिलोंग करते थे, वो सभी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हो सकता है कि ये जो वीडियो है वो थोड़ी लंबी हो जाए, तो इसीलिए वीडियो को ज़रूर देखना एंड तक। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगती है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा पीरियड है वो है एंग्लो सेक्शन, और जिसको वाइकिंग पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। मैंने यहाँ पर टाइम पीरियड भी मेंशन किया है। इसका टाइम पीरियड है 500 से लेकर 1066। ठीक है जी, 1066 तक के बीच में जो भी किंग्स आए हैं उनके सबके नाम मैंने मेंशन किए हैं। सबसे पहले हैं हमारे पास एथलबर्ट, किंग एथलबर्ट। इनका जो टाइम पीरियड था ये कैंट थे, और इनका जो टाइम पीरियड है वो 860 से लेकर 865 एडी तक का टाइम पीरियड इनका था। इनके बाद जो किंग आते हैं वो है एल्फ्रेड द ग्रेट, और एल्फ्रेड द ग्रेट जो हैं वो 871 से लेकर 899 एडी तक किंग रहते हैं। और यहाँ से हम इस पीरियड को हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड के नाम से भी जानते हैं। हमारा ओल्ड इंग्लिश पीरियड यहाँ से बेसिकली शुरू हो जाता है। इसके बाद जो किंग आते हैं वो है एथलरेड द अनरेडी। तो ये जो किंग हैं इनका जो टाइम पीरियड है वो 978 से लेकर 1013 तक है। उसके बाद थोड़े टाइम के लिए कोई और बीच में किंग बनते हैं, बट उसके बाद अगेन 1014 से लेकर 1016 एडी तक ये किंग बन जाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट वाइकिंग किंग जो थे उनका नाम है हमारे पास कैन्यूट। तो इनका नाम है कैन्यूट द ग्रेट। सो कैन्यूट द ग्रेट का जो टाइम पीरियड है वो 1016 से लेकर 1035 एडी तक का है। जो नेक्स्ट किंग बनते हैं वो है एडवर्ड द कन्फेसर। तो जो एडवर्ड द कन्फेसर हैं इनका टाइम पीरियड 1042 से लेकर 1066 एडी तक का है। 1066 में जब इनकी डेथ हो जाती है एडवर्ड द कन्फेसर की, उसके बाद हेरोल्ड सेकंड को किंग बनाया जाता है। ठीक है जी। तो हेरोल्ड सेकंड जो हैं उनको जब किंग बना दिया जाता है तो उस टाइम पे जो नेक्स्ट हमारे नॉर्मन किंग थे, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो नॉर्मन की तरफ से थे विलियम वन, इनको विलियम ऑफ कॉन्करर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी अपना क्लेम करते हैं इंग्लिश थ्रोन के लिए। ठीक है जी। बनाया हेरोल्ड 2 को जाता है, बट विलियम जो वन है या विलियम द कॉन्करर हैं ये भी अपना क्लेम करते हैं। उस टाइम पर इन दोनों के बीच में बैटल होती है जिसको बैटल ऑफ हेस्टिंग्स के नाम से जाना जाता है। तो बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में जो विलियम वन हैं इनको जीत मिलती है, इनको विक्ट्री मिलती है। तो इनके बाद 1066 में ही विलियम वन को किंग बना दिया जाता है। और ये जो विलियम वन है ये बेसिकली एक नॉर्मन किंग थे। ठीक है जी। तो नॉर्मन किंग होने के साथ साथ इनको ये फर्स्ट नॉर्मन किंग बने थे। ठीक है जी। तो इनका जो टाइम पीरियड है वो 1066 से लेकर 1087 तक था। तो यहाँ से हम मिडिल इंग्लिश पीरियड की भी शुरुआत मानते हैं। जो आप इंग्लिश लिटरेचर अगर देखोगे तो जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आपको काफ़ी सारे अलग अलग एजेस देखने को मिलेंगी। जैसे कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड है उसको एंग्लो सेक्शन एज के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो मिडिल इंग्लिश पीरियड मैं आपको बता रही हूँ इसको जो नॉर्मन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे वो एंग्लो सेक्शन एज थी, इसको हम नॉर्मन पीरियड के नाम से भी जानते हैं, इसको मिडिल इंग्लिश पीरियड के नाम से भी जानते हैं। तो ये चीज़ आप देख लेना एक बार। अब जो विलियम वन है, विलियम वन की जब डेथ हो जाती है इसके बाद विलियम वन का जो सन है जिसको विलियम 2 के नाम से जाना जाता है, इनको किंग बनाया जाता है। तो इनका जो टाइम पीरियड है वो 1087 से लेकर 1100 एडी तक का रहा है।
इनके बाद जो किंग बनते हैं वो हैं हेनरी वन, और हेनरी वन 1100 से लेकर 1135 तक किंग रहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे किंग बनते हैं उनका नाम है स्टीफन। तो स्टीफन का जो टाइम पीरियड है वो 1135 से लेकर 1145 AD तक का है। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट किंग आते हैं वो है हेनरी टू। और ऊपर मैंने एक चीज़ और मेंशन की थी यहाँ पर, जो कि थी जो आपने ध्यान से देखी होगी, प्लेंटाजोनेट पीरियड। तो ये जो प्लेंटाजोनेट पीरियड है ये बेसिकली क्या है, मैंने यहाँ पे नॉर्मन एंड प्लेंटाजोनेट पीरियड बोला था। तो जो प्लेंटाजोनेट पीरियड है वो बेसिकली एक डायनेस्टी है, ये हमारी फर्स्ट डायनेस्टी है यहाँ पर। ये जो प्लेंटाजोनेट डायनेस्टी है इसकी शुरुआत होती है हेनरी टू से, ठीक है जी, हेनरी टू से इसकी शुरुआत होती है। तो यहाँ से आप मान सकते हैं कि ये जो प्लेंटाजोनेट डायनेस्टी है वो शुरू हो जाती है, ठीक है जी। आप स्पेलिंग्स मैंने ऊपर लिखे हुए हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। प्लेंटाजोनेट डायनेस्टी की शुरुआत होती है हेनरी टू से 1154 से, ठीक है जी। तो प्लेंटाजोनेट डायनेस्टी है, डायनेस्टी से आप बेसिकली क्या समझते हैं, ये क्या है? तो ये बेसिकली एक रॉयल हाउस है जिसने मिड 20th सेंचुरी से लेकर लेट 15th सेंचुरी तक इंग्लैंड में रूल किया था, ठीक है जी, प्लेंटाजोनेट डायनेस्टी ने। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी जो शुरुआत होती है वो 1154 से होती है, 1154 से इसकी शुरुआत होती है। और इस डायनेस्टी का जो एंड है वो वॉर ऑफ द रोजेस के साथ होता है। वॉर ऑफ द रोजेस क्या है? अब बेसिकली ये एक एक बहुत ही लंबा टाइम है जिसमें वॉर होते रहे थे। तो ये जो वॉर थे वो प्लेंटाजोनेट डायनेस्टी और उसके बाद जो हेनरीज थे, जैसे हेनरी थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, इन सब के बीच में ये आपस में फाइट्स हो रही थी, जिनको हम वॉर ऑफ द रोजेस के ऊपर बेसिकली मैंने एक वीडियो बना रखी है डिटेल में। उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से आपको इनफ नॉलेज मिल जाएगी कि वॉर ऑफ द रोजेस क्या है। अगर हम बात करें वॉर ऑफ द रोजेस, इसका टाइम पीरियड मैं आपको बता देती हूँ जो आपके लिए ज़रूरी है। वॉर ऑफ द रोजेस की शुरुआत हुई थी 1455 से लेकर 1487 तक, ठीक है जी। 1455 से लेकर 87 तक हमारा जो वॉर ऑफ द रोजेस है वो चला था। ये रहा आपका वॉर ऑफ द रोजेस का टाइम पीरियड 1455 से लेकर 87 तक। तो ये जो प्लेंटाजोनेट डायनेस्टी है इसका जो अंत है वो 1487 में ही हुआ था, जबकि हमारा ट्यूडर डायनेस्टी आई थी। आगे मैं एक्सप्लेन करूँगी, पहले मैं आपको किंग के नाम क्लियर कर देती हूँ। तो जो फर्स्ट प्लेंटाजोनेट किंग थे वो हमारे हेनरी 8 बन जाते हैं। इसके बाद जो किंग बनते हैं वो हैं हमारे रिचर्ड वन। तो रिचर्ड वन का टाइम पीरियड मैं आपको बोल के नहीं बता रही, आप एक बार देख लेना, ठीक है। मैं आपको जस्ट किंग के नाम बता देती हूँ, अदरवाइज वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। रिचर्ड वन के बाद जॉन जो हैं, किंग जॉन, वो किंग बनते हैं। उसके बाद जो हेनरी 3 हैं वो किंग बनते हैं। हेनरी 3 के बाद एडवर्ड 1 को किंग बनाया जाता है। देन एडवर्ड 2 जो हैं उनको किंग बनाया जाता है। उसके बाद जो हमारे किंग बनते हैं वो हैं एडवर्ड 3, देन रिचर्ड 2, हेनरी 4th, हेनरी 5th, ये सब किंग बनते हैं। हेनरी 5th के बाद जो किंग बनते हैं वो हैं हेनरी 6th। अब आप देखेंगे कि जो हेनरी 6th हैं इनका जो टाइम पीरियड है वो 1422 से लेकर 1461 तक का है। तो हेनरी 4th ने 1422 से लेकर 1461 तक रूल किया। उसके बाद जो किंग बने थे वो बने थे एडवर्ड 4th। तो एडवर्ड 4th को जब किंग बनाया गया तो इन्होंने 1461 से लेकर 1470 तक रूल किया। 70 के बाद दोबारा बैटल हुई है। उस बैटल में मतलब कि एडवर्ड 4th और जो हेनरी 6th हैं इनके बीच में आपस में बैटल होती है। ये जो बैटल्स हैं सारी ये वॉर ऑफ द रोजेस के टाइम पे हो रही हैं, ठीक है जी। तो वॉर ऑफ द रोजेस के लिए जब बैटल हुई तो इस बैटल में 1470 में दोबारा जो हेनरी 6th हैं वो जीत जाते हैं और इसीलिए 1470 में अगेन इनको किंग बना दिया जाता है। बट ये जो किंग हैं ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं बनते, सिर्फ 1 साल के लिए ही बनते हैं। 1470 से लेकर 1471 तक ये किंग रहते हैं। इसके बाद दोबारा बैटल होती है। उस बैटल में फिर से जो एडवर्ड 4th हैं वो इस बैटल को जीत लेते हैं और
1471 से लेकर 1483 तक ये किंग बने रहते हैं। उसके बाद जो एडवर्ड फोर्थ हैं, एडवर्ड फोर्थ की डेथ हो जाती है और एडवर्ड फोर्थ की डेथ के बाद जो रिचर्ड थ्री हैं उनको किंग बनाया जाता है। ठीक है जी। तो जो रिचर्ड थ्री को किंग बनाया जाता है उसके बाद क्या होता है, रिचर्ड थ्री और जो हमारे हेनरी सेवंथ हैं, ठीक है जी, रिचर्ड थ्री और हेनरी सेवंथ, इनके बीच में आपस में बैटल होती है। बैटल का नाम है द बैटल ऑफ बोशवर्थ, BOSWORTH। तो बैटल ऑफ बोशवर्थ होती है रिचर्ड थ्री और हेनरी सेवंथ के बीच में। जो हेनरी सेवंथ हैं इनको एक और नाम से जाना जाता है और उनका वो नाम है हेनरी ट्यूडर। ठीक है जी। ये सब वॉर ऑफ द रोजेस के टाइम का ही सब इंसिडेंट है। रिचर्ड थ्री जो हैं और जो हेनरी सेवंथ हैं ये अलग अलग डायनेस्टी से बिलोंग करने वाले लोग हैं जो कि इंग्लिश थ्रोन के लिए लड़ते हैं। अब जो बैटल ऑफ बोशवर्थ होती है उस बैटल में जो रिचर्ड थ्री हैं वो हार जाते हैं और जो हेनरी सेवंथ हैं वो जीत जाते हैं। और जब हेनरी सेवंथ जीतते हैं तो उस टाइम से इस ट्यूडर डायनेस्टी या ट्यूडर पीरियड शुरू हो जाता है। इनको हेनरी सेवंथ को हेनरी ट्यूडर के नाम से भी जाना जाता है। इस टाइम से जो ट्यूडर डायनेस्टी है वो शुरू हो जाती है बेसिकली 1485 से लेकर। ठीक है जी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि फर्स्ट ट्यूडर मोनार्क कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट ट्यूडर मोनार्क हैं वो हेनरी सेवंथ है हमारे। तो इसके साथ साथ ट्यूडर पीरियड के साथ साथ ये जो अगर हम एजेस में देखें तो ये रेनेसा एंड एलिजाबेथन पीरियड हमारा चल रहा है। ठीक है जी। रेनेसा एंड एलिजाबेथन पीरियड में इसको काउंट किया जाएगा। अब जब हेनरी सेवंथ या ट्यूडर पीरियड शुरू हो जाता है, जो सेकेंड ट्यूडर मोनार्क हैं वो हैं हमारे हेनरी एट्थ। और जो हेनरी एट्थ हैं वो 1509 से लेकर 1547 तक किंग रहते हैं। इनके बाद जो किंग बनते हैं वो है हमारे एडवर्ड फोर्थ। एडवर्ड फोर्थ का जो टाइम पीरियड है वह 1547 से लेकर 1553 तक का टाइम पीरियड है। अगर आप चाहो तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा इन किंग्स के बारे में भी बता सकती हूँ। जैसे कि हमारे हेनरी सेवंथ थे, तो हेनरी सेवंथ जो हैं इनको ट्यूडर डायनेस्टी का फाउंडर माना जा सकता है या फर्स्ट ट्यूडर मोनार्क भी इनको बोला जा सकता है। और इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इन्होंने ही जो वॉर ऑफ द रोजेस है उसको एंड किया था, उसको ख़त्म किया था। ये इनके बारे में है। देन हमारे जो हेनरी एट्थ हैं, हेनरी एट्थ की अगर हम बात करें तो ये जो हैं ये अपनी 6 मैरिजेस के लिए जाने जाते हैं। उस टाइम पे क्या था कि जो कैथोलिक थे, चर्च ऑफ इंग्लैंड था बेसिकली, उसमें आप एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकते थे। ठीक है। तो ये जो किंग है हेनरी एट्थ, ये इन्होंने 6 शादियाँ की थी अपने टाइम पे। और इस टाइम पीरियड पे क्या हुआ था कि जब ये एक शादी, ये ऑलरेडी मतलब मैरिड थे, तो ये दोबारा शादी करना चाहते थे। तो उस टाइम पे जो चर्च ऑफ इंग्लैंड था वो इनको परमिशन नहीं दे रहा था दूसरी शादी के लिए। तो इन्होंने क्या किया था, चर्च ऑफ इंग्लैंड को मतलब छोड़कर रोमन कैथोलिक चर्च जो था वो बनाया था। मतलब कि इनके टाइम पे ही चर्च ऑफ इंग्लैंड और जो रोमन कैथोलिक चर्च है वो सेपरेट हो गए थे, वो अलग अलग हो गए थे। ठीक है जी। ये इनके बारे में मेन चीज़ है। तो इसके ऊपर भी वैसे मैंने एक वीडियो बना रखी है डिटेल में, उसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से जाकर डिटेल में ये सब देख सकते हैं। तो उस वीडियो का नाम मैं आपको बता दूंगी, जो भी होगा लिंक में आपको बेसिकली मिल जाएगी। तो वहाँ पर मैंने डिटेल में बताया है कि किस तरह जो चर्च ऑफ इंग्लैंड है और जो रोमन कैथोलिक चर्च है वो सेपरेट हुए थे और क्या हेनरी एट्थ की क्या उसमें भूमिका रही थी, वो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवर्ड सिक्स्थ की। तो जो एडवर्ड सिक्स्थ हैं इनका जो टाइम पीरियड है वो 1547 से लेकर 1553 तक का है। तो ये जो थे ये अपने फादर, मतलब कि इनके जो फादर है वो है हेनरी एट्थ। हेनरी एट्थ के बाद ही इनको किंग बनाया गया और बहुत ही यंग एज में ये किंग बन गए थे और इन्होंने अपनी डेथ तक रूल किया था इंग्लैंड के ऊपर। इनकी डेथ 1553 में हुई थी, तो अपनी डेथ तक इन्होंने रूल किया था। इनका जो राज्य था, इनका जो टाइम पीरियड था वो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म के कारण बहुत ज़्यादा हाईलाइट रहा था। ठीक है जी। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म हुए थे इनके टाइम में, एडवर्ड सिक्स्थ के टाइम पे। तो एडवर्ड सिक्स्थ के बाद जो क्वीन बनी थी वो बनी थी मैरी वन। तो मैरी वन का जो टाइम पीरियड है वो 1553 से लेकर 1558 तक का है। जो मैरी वन है इनको ब्लडी मैरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी, BLOODY।
इनको ब्लडी मैरी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अभी तक जो इंग्लैंड था वहाँ पर प्रोटेस्टेंट जो रिलीजन था वो चल रहा था, तो इन्होंने क्या किया था, कैथोलिसिज्म को इंग्लैंड में रिस्टोर करने की कोशिश की थी। ठीक है जी, ये मैरी वन ने दोबारा कैथोलिसिज्म को लेकर आने की कोशिश की थी इंग्लैंड में, ये चीज़ याद रखनी है आपने। तो मैरी वन जो थी 1558 में ये इनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद जो एलिजाबेथ वन थी उनको क्वीन बनाया गया था। तो एलिजाबेथ वन जो थी उनको 1558 से लेकर 1603 तक इन्होंने रूल किया था इंग्लैंड पर। तो ये अपने टाइम की एक बहुत ही ज़्यादा फेमस मोनार्क हैं। इनका जो रीज़न है उनको एलिजाबेथन पीरियड के नाम से जाना जाता है, मतलब कि इनका जो टाइम पीरियड था वो इनके नाम से जाना जाता है। तो ये जो थी एलिजाबेथ थी बेसिकली, इनका क्या था, कल्चरल फ्लरिशिंग हुई थी इनके टाइम पे बहुत ज़्यादा, मतलब कि आपको तरक्की देखने को मिलती है। हर चीज़ जो नई नई इन्वेंशंस इनके टाइम पे की गई थी और ये एक बहुत ही अच्छी शासक बेसिकली सिद्ध हुई थी अपने टाइम की। तो यहाँ पर जो हमारी ट्यूडर डायनेस्टी थी वो एंड हो जाती है एलिजाबेथ वन के साथ। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट ट्यूडर मोनार्क कौन था, तो वो होंगे हमारे हेनरी सेवंथ, और जो लास्ट ट्यूडर मोनार्क हैं वो हैं हमारी एलिजाबेथ वन। अब हम नेक्स्ट डायनेस्टी की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट डायनेस्टी है हमारी वो है स्टुअर्ट डायनेस्टी, और स्टुअर्ट पीरियड के नाम से भी बेसिकली इसको जाना जाता है। तो जो हमारे फर्स्ट स्टुअर्ट मोनार्क थे उनका नाम क्या था? ठीक है जी, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, कि जो फर्स्ट स्टुअर्ट मोनार्क हैं वो थे हमारे जेम्स वन। तो जेम्स वन का टाइम पीरियड भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, वो है 1603 से लेकर 1625 तक। अगर हम एजेस के अकॉर्डिंग बात करें तो इस टाइम पीरियड को जैकोबियन पीरियड के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, तो जो जेम्स वन है, जेम्स वन को जेम्स फोर्थ ऑफ स्कॉटलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी, इंग्लैंड में इनको जेम्स वन के नाम से जाना जाता था और स्कॉटलैंड में इनको जेम्स सिक्स्थ के नाम से, सॉरी नॉट फोर्थ, जेम्स सिक्स्थ के नाम से जाना जाता था। ये एक पहले ऐसे मोनार्क थे जो कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों के ऊपर रूल कर रहे थे। ठीक है जी, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के ऊपर रूल करने वाले फर्स्ट मोनार्क थे ये। इन्होंने क्या किया था, दोनों जो क्राउन्स थे उनको यूनाइट कर दिया था। तो इनका जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फर्स्ट स्टुअर्ट मोनार्क भी थे। इसके बाद क्या हुआ था, नेक्स्ट जो हमारे किंग बने थे वो बने थे हमारे चार्ल्स वन। और जो चार्ल्स वन थे, चार्ल्स वन का ये जो टाइम पीरियड है 1625 से लेकर 1649, इस टाइम पीरियड को कैरोलिन पीरियड के नाम से जाना जाता है। तो जो चार्ल्स वन थे ये जेम्स वन के बेटे थे। ठीक है जी, जेम्स वन के सन थे ये। जो चार्ल्स वन था, इनका जो टाइम पीरियड था, इनके टाइम पीरियड में पार्लियामेंट के साथ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। ठीक है जी, तो इनके टाइम पार्लियामेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट होने के कारण सिविल वॉर जो हुआ था वो भी शुरुआत हुई थी बेसिकली यहाँ से। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो ये थी कि 1649 में जो चार्ल्स वन था उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया था, उनको एग्जीक्यूट किया गया था, उनको फांसी दी गई थी। ठीक है जी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इनके बारे में। तो जब इनको फांसी दे दी गई, इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, तो उसके बाद कौन मोनार्क बना था, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इनके बाद एकदम से कोई मोनार्क नहीं बनता, इनके बाद जो टाइम आता है उसको इंटर रेगनम के नाम से जाना जाता है या कॉमनवेल्थ पीरियड के नाम से जाना जाता है। बेसिकली इस टाइम पे कोई भी मोनार्क जो था वो नहीं था। इस टाइम पे जो पार्लियामेंट वगैरह थी उन्होंने ही इंग्लैंड को चलाने की कोशिश की थी। तो ये जो टाइम था ये 1649 से लेकर 1660 तक का टाइम था, जब इंटर रेगनम या फिर कॉमनवेल्थ पीरियड के नाम से इसे जाना जाता है। 1660 में क्या हुआ था, अब रेस्टोरेशन हुई। रेस्टोरेशन मतलब कि जो चार्ल्स टू थे इनको दोबारा गद्दी पर बिठाया गया इंग्लैंड की। तो ये जो चार्ल्स टू थे इनका जो टाइम पीरियड है वो 1660 से लेकर 1685 तक का टाइम पीरियड है और इसे नियो क्लासिकल पीरियड के नाम से जाना जाता है। आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि 1660 से लेकर, एक्चुअली पहले मैं आपको नियो क्लासिकल पीरियड ही क्लियर कर देती हूँ। जो नियो क्लासिकल पीरियड है बेसिकली इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो 1660 से लेकर 1700 तक का टाइम पीरियड है इसको हम बोलते हैं रेस्टोरेशन पीरियड। ठीक है जी, 1660 से लेकर 1700 तक का जो टाइम पीरियड है इसको हम बोलते हैं रेस्टोरेशन पीरियड। फिर जो हमारी सेकेंड एज आती है वो आती है ऑगस्टन एज।
ठीक है जी। नेक्स्ट एज कौन सी है? ऑगस्टन, AUGUSTAN। ऑगस्टन पीरियड जो है वो है 1700 से लेकर 1750 और समटाइम 45 भी हम इसको बोलते हैं कि 1770 से लेकर 1745 या 1750 तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम ऑगस्टन एज भी बोलते हैं या फिर एज ऑफ पोप भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी एज आती है 1750 के बाद वो है एज ऑफ सेंसिबिलिटी या फिर एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन। ये जो टाइम पीरियड है एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन या एज ऑफ सेंसिबिलिटी, इसका जो टाइम पीरियड है वो 1750 से लेकर 1798 का टाइम पीरियड है, तो इनमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे चार्ल्स टू की, ठीक है जी, कि जो चार्ल्स टू थे इनका टाइम पीरियड एज आई टोल्ड यू 1660 से लेकर 1665 तक का टाइम पीरियड था। तो चार्ल्स टू जो थे अब रेस्टोरेशन हुआ, दोबारा एक नया मोनार्क बनाया गया था, क्योंकि इनसे पहले कोई भी मोनार्क नहीं था। मैंने आपको बताया था जो चार्ल्स वन थे उनको फांसी दे दी गई थी, उसके टाइम पे पार्लियामेंट वगैरह रूल कर रही थी। देन 1660 में जब उनसे संभल नहीं पाया तो दोबारा चार्ल्स टू को किंग बनाया गया। चार्ल्स टू जो थे उनको मैरी मोनार्क के नाम से भी जाना जाता है, मैरी MERRY, मैरी मोनार्क के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है जी। इसके बाद क्या हुआ था, 1685 में इनकी हो जाती है डेथ। इसके बाद इनके जो ब्रदर हैं जिनका नाम है जेम्स टू, इनको किंग बनाया जाता है और इनका जो टाइम पीरियड है वो बहुत छोटा सा है, 1685 से लेकर 1688 तक ये जो हैं ये किंग रहते हैं। जैसे कि अभी बताया कि चार्ल्स टू के ब्रदर हैं ये, और जो जेम्स टू है अपने टाइम पर इनको बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन फेस करना पड़ता है। और ऑपोजिशन का कारण क्या होता है? कैथोलिसिज्म, क्योंकि ये कैथोलिक किंग थे और अथॉरिटेरियन पॉलिसीज़ जो थी इसके कारण इन्हें बहुत ही ज़्यादा ऑपोजिशन फेस करना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है, 1688 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन होती है और ग्लोरियस रेवोल्यूशन के टाइम पे क्या होता है, जो जेम्स टू है वो अपना थ्रोन छोड़कर भाग जाते हैं, क्योंकि उससे पहले चार्ल्स वन जो थे उनको भी एग्जीक्यूट किया गया था, तो कहीं ना कहीं डर तो था इनके मन में, ठीक है ना। तो इसीलिए बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी ब्लडशेड के ये खुद ही जो अपना थ्रोन है उसको छोड़कर भाग जाते हैं। और इस तरह जब ग्लोरियस रेवोल्यूशन होती है तो उसके बाद जो विलियम 3 और मैरी 2 हैं इनको किंग एंड क्वीन बनाया जाता है इंग्लैंड का, ठीक है जी। बेसिकली जो जेम्स 2 थे वो एक कैथोलिक किंग थे और जो मैरी और ये विलियम 3 थे ये एक प्रोटेस्टेंट किंग एंड क्वीन थे, हस्बैंड वाइफ थे दोनों एक्चुअली। तो इनको किंग एंड क्वीन बनाया जाता है। इनका जो टाइम पीरियड है बेसिकली वो है 1689 से लेकर 1702 तक का जो टाइम पीरियड है वो विलियम 3 और मैरी 2 का है। अगर हम डिटेल में बात करें तो विलियम 3 जो थे इन्होंने 1689 से लेकर 1702 तक रूल किया, बट जो मैरी थी इन्होंने 1689 से लेकर 1694, क्योंकि 94 में जो मैरी 2 थी इनकी डेथ हो गई थी, इसीलिए 1694 के बाद जो विलियम 3 थे उन्होंने ही अकेले रूल किया था। अगर मैरी की मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताऊं तो जो मैरी है वो किंग जेम्स 2 की बेटी थी, ठीक है जी, सबसे बड़ी बेटी थी किंग जेम्स 2 की, मैरी 2 जो थी। अब जो मैरी थी और उसकी जो सिस्टर है आगे जो एन है, ये मैरी 2 और जो एन है ये दोनों सिस्टर्स हैं। अब देखो जो जेम्स 2 है ये बेसिकली एक कैथोलिक किंग थे, बट जो मैरी और एनी थी ये दोनों की दोनों प्रोटेस्टेंट थी, ठीक है जी। इनको एज अ प्रोटेस्टेंट रेज किया गया था, तो इसीलिए अब जब ये विलियम 3 और मैरी 2 दोनों पावर में आते हैं उसके बाद 1702 तक ये रूल करते हैं। 1702 में जब विलियम 2 की डेथ हो जाती है फिर एन जो है इनको क्वीन बनाया जाता है। इन्होंने 1702 से लेकर 1740 तक रूल किया है बेसिकली। तो एन की अगर हम बात करें तो ये लास्ट स्टुअर्ट मोनार्क हैं, इनके बारे में याद रखना है। फर्स्ट स्टुअर्ट मोनार्क कौन थे हमारे? फर्स्ट स्टुअर्ट मोनार्क माना जाता है हमारे जेम्स 1 को, ठीक है जी। और जो लास्ट स्टुअर्ट मोनार्क है वो कौन है? एन। जो एन है ये लास्ट स्टुअर्ट मोनार्क हो गई हमारी। एन का जो रीज़न है इनके टाइम पीरियड पर एक्ट ऑफ यूनियन हुआ था। बेसिकली एक्ट ऑफ यूनियन एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था उस टाइम का। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में हुआ था। तो इस पे बेसिकली हुआ क्या था, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर द ग्रेट ब्रिटेन बनाया गया था, ठीक है जी। मतलब कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों को इकट्ठे कर दिया गया था और इंग्लैंड को द ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाना जाने लगा था। अब उसके बाद क्या होता है, हमारी होती है हेनोवेरियन पीरियड, क्योंकि एन की डेथ हो जाती है। एन जो है उसका कोई भी बेबी नहीं होता है, उसका कोई बच्चा नहीं होता है, तो इसीलिए ये जो डायनेस्टी है
ये यहीं ख़त्म हो जाती है और उसके बाद एक नई डायनेस्टी आती है रूल करने के लिए, जो कि है हेनोवेरियन पीरियड। ठीक है जी। जो मैरी है, मैरी की भी एक्चुअली कोई भी बेटा या बेटी नहीं है, एन की भी कोई बेटा या बेटी नहीं है, तो इसलिए ये जो डायनेस्टी है ये यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब हेनोवेरियन पीरियड शुरू हो जाता है। हेनोवेरियन जो डायनेस्टी है वो शुरू होती है यहाँ से। तो जो हेनोवेरियन डायनेस्टी है, जैसे कि आप देख भी सकते हैं, 1714 से लेकर 1901 तक ये डायनेस्टी चलती है। तो इस डायनेस्टी में जो सबसे पहले किंग बने थे वो बने थे हमारे जॉर्ज वन, और जॉर्ज वन का जो टाइम पीरियड है वह 1714 से लेकर 1727 का टाइम पीरियड है। ये फर्स्ट हेनोवेरियन किंग थे ग्रेट ब्रिटेन के। इनका जो टाइम पीरियड था वो क्वीन एन के बाद मतलब आया था। क्वीन एन के बाद इनको वो किंग बनाया गया था। इनके बाद जो नेक्स्ट किंग बने थे वो थे हमारे जॉर्ज टू। जॉर्ज टू का जो टाइम पीरियड है वह 1727 से लेकर 1760 तक का इनका टाइम पीरियड है। ये जॉर्ज वन के बेटे थे, एक्चुअली सन थे जॉर्ज वन के। और इनका जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड पर इनको काफ़ी सारी टेंशन्स देखने को मिली थी, जैसे कि फ्रांस के साथ इनकी काफ़ी टेंशन चल रही थी, और इसके बाद जो जैकोबाइट्स थे उनकी भी अपराइजिंग हो रही थी। अच्छा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जैकोबाइट? JACOBITE। जैकोबाइट बेसिकली क्या है? जब ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुई थी 1688 में, तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन में क्या था, एक तरफ थे जेम्स टू और दूसरी तरफ थे हमारे विलियम थ्री और मैरी टू, ये थे। तो अब क्या था कि जब विलियम थ्री और मैरी टू को किंग एंड क्वीन तो बना दिया गया था, बट जो जेम्स टू थे, कुछ लोग ऐसे थे अब जो विलियम और मैरी के सपोर्ट में थे, कुछ लोग ऐसे थे जो जेम्स टू के सपोर्ट में थे। तो जो जेम्स टू के सपोर्टर थे उनको हम जैकोबाइट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्योंकि अब क्या हो रहा था, जब हेनोवेरियन पीरियड चल रहा था, जो जैकोबाइट्स थे या सपोर्टर ऑफ जेम्स टू थे, वो बार बार बीच बीच में आते थे, दंगे फसाद करते थे यहाँ पर, कि उनके जो लोग हैं, जो जेम्स टू की डायनेस्टी वाले लोग हैं, उनको किंग या क्वीन बनाया जाए इंग्लैंड का। ये जो नए लोग हैं, हेनोवेरियन डायनेस्टी हैं, इनको किंग या क्वीन नहीं बनाना चाहिए। तो बीच में 2-3 बार ये लोग आते हैं, ये लोग दंगे फसाद करते हैं, तो इनको जैकोबाइट अपराइजिंग के नाम से जाना जाता है। आगे बताती हूँ मैं आपको। नेक्स्ट हम बात करेंगे जॉर्ज थ्री की। तो जॉर्ज थ्री जो है वो 1760 से लेकर 1820 तक ये चले थे। इसके साथ साथ रोमांटिक पीरियड भी अब शुरू हो जाता है। जो न्यू क्लासिकल एज थी उसके बारे में मैंने आपको पीछे बताया है। जो अब रोमांटिक एज शुरू होती है, रोमांटिक एज का जो बेसिकली टाइम पीरियड है वो 1798 से लेकर 1837 तक का टाइम पीरियड है रोमांटिक एज का। ठीक है जी। तो यहाँ पर इनके बीच में जॉर्ज थ्री का जो टाइम पीरियड है वो हाफ आता है न्यू क्लासिकल एज में और हाफ आता है रोमांटिक एज में। एक्चुअली यहाँ पर क्या था कि किंग या क्वीन के अकॉर्डिंग एज चेंज नहीं हुई थी। यहाँ पर जो लिटरेरी स्टाइल था, जो लिखने का स्टाइल था, जो राइटर्स उस टाइम पे, पोइट्स उस टाइम पे लिख रहे थे, उनके लिखने के स्टाइल के बेसिस पे जो रोमांटिक एज थी न्यू क्लासिकल से रोमांटिक में चेंज हुए थे। अगर आपको न्यू क्लासिकल और रोमांटिक एज के बीच का डिफरेंस जानना है कि क्या क्या उनमें डिफरेंसेस है, क्यों न्यू क्लासिकल एज से रोमांटिक एज आई थी, तो इस पर भी मैंने डिटेल में एक वीडियो बना रखी है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। दोनों का डिफरेंस आपको ईजिली मिल जाएगा। ठीक है जी। आगे हम मूव करते हैं जॉर्ज थ्री पर, कि जो जॉर्ज थ्री है इनका जो टाइम पीरियड है वो 1760 से लेकर 1820 तक का टाइम पीरियड है। किंग ऑफ ग्रेट, ये इनको किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। बट ये एक पहले ऐसे किंग थे जो कि यूनाइटेड किंगडम के किंग के नाम किंग बने थे, मतलब कि इनके टाइम पीरियड से ही इज़ द किंग ऑफ यूनाइटेड किंगडम, फर्स्ट किंग ऑफ यूनाइटेड किंगडम। यहाँ से जो ग्रेट ब्रिटेन जब हम जो बोला जाता था, ग्रेट ब्रिटेन को अब बेसिकली यूनाइटेड किंगडम के नाम से जाना जाने लगा था। तो ही इज़ द फर्स्ट किंग ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। तो इसने बहुत लंबे टाइम तक रूल किया था। इसके टाइम पीरियड पे एक तो अमेरिकन रेवोल्यूशन हुई थी, जो इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ। इनके टाइम पीरियड पे एक तो अमेरिकन रेवोल्यूशन हुई थी, इसके अलावा जो नेपोलियन वॉर्स हुए थे वो भी इनके टाइम पर हुए थे। इनके बाद जो किंग बने थे वो बने थे हमारे जॉर्ज फोर्थ। तो जॉर्ज फोर्थ जो है वह 1820 से लेकर 1830 तक इनका टाइम पीरियड रहा था। जो जॉर्ज फोर्थ हैं हमारे, वो जॉर्ज थ्री के बेटे हैं, और इनका जो
शासनकाल है, इनका जो टाइम पीरियड है वो एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल, बहुत ज़्यादा खर्चीला लाइफस्टाइल था इनका, तो उसके लिए ये बेसिकली जाने जाते हैं। और कल्चरल डेवलपमेंट्स भी हुई थी इनके टाइम पे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज़्यादा खर्चे ही करते थे, कल्चरल डेवलपमेंट्स भी देखने को मिलेंगी इनके टाइम पीरियड में आपको। इनके बाद जो किंग बने थे वो बने थे हमारे विलियम फोर्थ, और विलियम फोर्थ 1830 से लेकर 1837 तक किंग बने थे। तो जो विलियम फोर्थ हैं इनको सेलर किंग के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? सेलर, SAILOR, सेलर किंग। ठीक है जी। तो इनका जो टाइम पीरियड था वो बेसिकली बहुत ही छोटा था, बट एक इंसिडेंट जो था वो इनके टाइम पीरियड पे हुआ था जो कि इम्पॉर्टेंट है, वो है द रिफॉर्मर एक्ट ऑफ 1832। ठीक है जी। द रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1832 ये इनके टाइम पीरियड में ही हुआ था। इसके बाद 1837 में जो इनकी डेथ हुई, तो इनके बाद क्वीन विक्टोरिया आई। तो क्वीन विक्टोरिया जो थी, अब यहाँ तक तो हमारी चलती है रोमांटिक एज, ठीक है जी, 1837 तक। 1837 से लेकर जो एज की शुरुआत होती है वो होती है विक्टोरियन एज की। क्वीन विक्टोरिया के नाम पर एक्चुअली एज का नाम रखा गया है विक्टोरियन एज। तो जो विक्टोरियन एज है वो 1837 से लेकर 1901 तक चलती है, और ये क्वीन विक्टोरिया का टाइम पीरियड भी यही है बेसिकली। जो क्वीन विक्टोरिया है ये विलियम फोर्थ की नीस हैं, ठीक है जी। या हम बोल सकते हैं कि जो विलियम फोर्थ है, इनसे पहले वाले जो किंग हैं वो इनके क्वीन विक्टोरिया के अंकल थे। तो इट सो सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रियल, सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस। इनके टाइम पर काफ़ी सारे आपको इंडस्ट्रियल, सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिलेंगी। और इनके बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये लास्ट मोनार्क थी हेनोवेरियन डायनेस्टी की, ठीक है जी। फर्स्ट मोनार्क कौन थे हेनोवेरियन डायनेस्टी के? जॉर्ज 1 थे, और जो लास्ट थी वो थी क्वीन विक्टोरिया। ये आपने याद रखना है, फर्स्ट और लास्ट को ज़रूर याद रख लेना आप। इसके बाद क्या हुआ था, 1901 में हमारे पास एक नया जो हाउस था उसकी शुरुआत होती है जिसका नाम है सेक्स-कोबर्ग गोथा, ठीक है जी। सेक्स-कोबर्ग एंड गोथा, ये जो है ये एक हाउस का नाम है, हाउस ऑफ सेक्स-कोबर्ग एंड गोथा। ये जो टाइम पीरियड है ये 1901 से लेकर 1917 तक चला था। तो ये इस टाइम पे सिर्फ एक ही हमारे पास किंग है, ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। वो किंग का नाम क्या है? एडवर्ड 7th, ठीक है जी। एडवर्ड 7th जो हैं वो इस टाइम पर बने थे। तो ये जो हैं हमारे एडवर्ड 7th जो हैं, तो ये इनका जो टाइम पीरियड था वो 1901 से लेकर 1910 का था, और इस टाइम पीरियड को हम एडवर्डियन एरा के नाम से भी जानते हैं। अगर हम एजेस की बात करें तो एडवर्डियन एरा के नाम से इसको जाना जाता है। बेसिकली जो एडवर्डियन एरा था वो 1901 से लेकर 1914 तक चला था। अब 1910 में इनका तो जो टाइम पीरियड था वो ख़त्म हो जाता है। इनके बाद जो किंग बनाया जाता है वो बनाया जाता है जॉर्ज 5th को। हालांकि जो जॉर्ज 5th है वो भी इन्हीं की डायनेस्टी से हैं, इसी सेम हाउस से ये बिलोंग करते हैं, सेक्स-कोबर्ग एंड गोथा इसी हाउस से हैं। बट क्या हुआ था कि जो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या किया गया था कि जो ये जो हाउस था सेक्स-कोबर्ग एंड गोथा, इसका नाम चेंज करके विंसर हाउस रख दिया गया था, हाउस ऑफ विंसर रख दिया गया था, ठीक है जी। हाउस ऑफ विंसर किन्होंने रखा था? बेसिकली जो रॉयल फैमिली थी, ये जो सेक्स-कोबर्ग एंड गोथा जो एक रॉयल फैमिली थी, उन्होंने खुद ही इस नाम को चेंज करके हाउस ऑफ विंसर रख दिया था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, ठीक है जी। तो अब ये जो हाउस ऑफ विंसर है इसकी शुरुआत होती है 1917 से लेकर। तो 1917 से लेकर अब तक ये जो डायनेस्टी चल रही है वो विंसर डायनेस्टी ही हमारी चल रही है। इसको हाउस ऑफ विंसर भी आप बोल सकते हैं और विंसर डायनेस्टी भी बोल सकते हैं। तो विंसर डायनेस्टी के जो फर्स्ट किंग थे वो कौन थे? बेसिकली जॉर्ज 5th थे, ठीक है जी। जॉर्ज 5th जो थे, इनका जो टाइम पीरियड है वो 1910 से लेकर 1936 तक का है।
अच्छा, बीच में मैं आपको रोकना चाहूँगी। पहले मैंने बताया था कि एजेस के अकॉर्डिंग ये एडवर्डियन एरा है। इसके बाद का ये जो टाइम पीरियड है इसको हम मॉडर्न एज के नाम से जानते हैं, ठीक है जी, मॉडर्न एज। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का जो टाइम पीरियड है, वर्ल्ड वॉर 2 हमारा ख़त्म हो गया था 41 में, 1941 में ख़त्म हो गया था। सॉरी 41 में बोल रही हूँ। जो वर्ल्ड वॉर 2 था हमारा, वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम पीरियड था 1939 से लेकर 1941, ठीक है जी। 1939 से लेकर 1941 तक का जो टाइम पीरियड है ये वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम पीरियड है। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का जो टाइम पीरियड है उसको पोस्ट वॉर एरा के नाम से भी जाना जाता है। क्या, किस नाम से? पोस्ट वॉर एरा के नाम से भी जाना जाता है। तो एजेस आप देख लेना एक बार। अब मैं आपको किंग्स के नाम बता देती हूँ। जॉर्ज फिफ्थ की हम बात कर रहे थे, तो जो जॉर्ज फिफ्थ है 1910 से लेकर 1936 तक इन्होंने रूल किया था। ये जो थे बेसिकली, ये जो जैसे कि आपको पहले भी बताया कि जो जर्मन हाउस था जिसका नाम था सेक्स-कोबर्ग एंड गोथा, उसके ही एक मेंबर हैं। बाद में इसको नाम चेंज करके हाउस ऑफ विंडसर दे दिया गया था। तो ये उसी हाउस के एक मेंबर हैं। सेम ये जो एडवर्ड 7th वाला डायनेस्टी थी, वही सेम डायनेस्टी है, बस बाद में इसको चेंज किया गया। अब जॉर्ज फिफ्थ के बाद जो किंग बने थे वो बने थे हमारे एडवर्ड 8th। और एडवर्ड 8th का जो टाइम पीरियड है वो था 1936। बट जो एडवर्ड 8th थे इनके बारे में अब एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। वो क्या था कि ये जो पर्सन थे इन्होंने क्या किया था, अपना राज्याभिषेक होने से पहले या इनको ऑफिशियली किंग बनने से पहले ही इन्होंने क्या किया था, अपना जो थ्रोन था उसको छोड़ दिया था। इन्होंने मना कर दिया था किंग बनने से। तो किंग बनने से मना करने का कारण क्या था? एक अमेरिकन डिवोर्सी थी जिनका नाम था वेलिस सिम्पसन, WALLIS, वेलिस सिम्पसन, SIMPSON, वेलिस सिम्पसन। तो ये जो थी अमेरिकन डिवोर्सी, एडवर्ड 8th इनसे शादी करना चाहते थे और इनको जब अलाउ नहीं किया गया था तो इन्होंने क्या किया था, किंग बनने से मना कर दिया था, ठीक है जी। और इनसे शादी की थी इन्होंने, वेलिस सिम्पसन से शादी कर ली थी। तो जब इन्होंने किंग बनने से मना कर दिया 1936 में, तो इनकी जगह पर किंग बनाया गया था जॉर्ज 6th को। तो जॉर्ज 6th का अब जो टाइम पीरियड है वो 1936 से लेकर 1952 तक का टाइम पीरियड है। तो जो जॉर्ज 6th हैं हमारे, वो हैं एलिजाबेथ 2 के फादर हैं। जो इनके बाद जो एलिजाबेथ 2 है इनके फादर हैं हमारे ये जो क्या नाम है इनका, जॉर्ज 6th। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1936 से लेकर 1952 तक का ये टाइम पीरियड है। और ये जो हमारे बेसिकली ये जो किंग हैं इनके टाइम पर वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम मैंने आपको बताया 1939 से लेकर 41 तक। और इनका जो टाइम पीरियड है उसको पीरियड ऑफ रिकंस्ट्रक्शन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है जी। इनके बाद अब एलिजाबेथ 2 को क्वीन बनाया गया। एलिजाबेथ 2 को क्वीन बनाया गया था 1952 में और 2022 तक ये क्वीन रही थी। 1952 से लेकर 2022, अभी थोड़े टाइम पहले ही इनकी डेथ हुई है। तो जो क्वीन एलिजाबेथ 2 थी ये एक ऐसी मोनार्क थी जिनका जो टाइम पीरियड था वो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड था, सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड माना जाता है इनका। और इनके टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। और इनके टाइम पर कॉमनवेल्थ का एक्सपेंशन भी हुआ था, ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनके बाद जो किंग बने थे वो बने थे चार्ल्स 3। चार्ल्स 3 को किंग बनाया गया एलिजाबेथ 2 के बाद। तो चार्ल्स 3 का जो टाइम पीरियड है वो है 2022 से लेकर प्रेजेंट तक। अभी भी जो चार्ल्स 3 हैं वो ही किंग हैं। तो जो चार्ल्स 3 हैं बेसिकली वो क्वीन एलिजाबेथ के बेटे हैं, मतलब कि क्वीन एलिजाबेथ 2 है वो चार्ल्स 3 की मदर है। और जो इनको किंग कब बनाया गया था चार्ल्स 3 को, 8 सितंबर 2022 को जब क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हुई उसके बाद चार्ल्स 3 को किंग बनाया गया था, ठीक है जी। ये जो हैं चार्ल्स 3 ये ना सिर्फ यूनाइटेड किंगडम के किंग है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और इसके अलावा 11 और दूसरी कंट्रीज़ हैं जिनके आज के टाइम में ये किंग हैं। तो ये प्रेजेंट किंग है हमारे, ठीक है जी। तो जितने भी किंग थे, जितने भी क्वींस थे, जितने भी मोनार्क थे, जितनी भी डायनेस्टीज़ आई, कौन सा फर्स्ट मोनार्क है किस डायनेस्टी का, कौन सा लास्ट मोनार्क है, टाइम पीरियड भी मैंने आपको साथ साथ में बताए हैं, एजेस भी बताई हैं। तो
सारी चीज़ें आई गेस मैंने कवर कर दी हैं। इसके बाद भी अगर आप लोगों को किसी तरह का कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज।